ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी तक जो हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में। शॉर्ट सर्किट करंट, फॉल्ट करंट, है ना, ये सारा हम लोग बात कर रहे थे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट किए, फॉल्ट एमवीए को कैलकुलेट किए, किस तरह से की आप लोग सारा देखें। कहीं भी अगर फॉल्ट आ रहा है तो उस फॉल्ट के कारण जो है हम लोग, अगर फॉल्ट करंट निकालना हो या फॉल्ट एमवीए निकालना हो, इन दैट केस हम लोग पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम का सबसे ज़्यादा हेल्प लेते हैं, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम मान के, बेस एमवीए, बेस वोल्टेज मान के, हर एक इक्विपमेंट को जो है कॉमन बेस एमवीए, कॉमन बेस वोल्टेज पे पर यूनिट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस डायग्राम निकालते हैं और उससे शॉर्ट सर्किट करंट और फॉल्ट एमवीए निकाल लेते हैं। बट हम लोग जो भी सिस्टम बनाते हैं, ओके, अगर हम लोग सिस्टम बनाते हैं कहीं भी, तो वो हम लोग हमेशा बैलेंस्ड सिस्टम बनाते हैं। ऑलवेज देयर विल बी बैलेंस्ड सिस्टम। तो बैलेंस्ड सिस्टम यानी कि हम लोग का जो सिस्टम होता है, अगर सप्लाई है देन बैलेंस्ड सप्लाई है, और जो लोड है वो भी बैलेंस्ड लोड ही है। बैलेंस्ड सप्लाई का मीनिंग क्या हुआ, याद रखिएगा, हम लोग यानी कि जो वोल्टेज दे रहे हैं, चाहे वो लाइन वोल्टेज के टर्म में हो, फेज वोल्टेज के टर्म में दिया हुआ हो, ओके, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, और तीनों लाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होगा वो हमेशा 120 डिग्री से डिस्प्लेस होगा। दैट इज द बैलेंस्ड सिस्टम। यानी कि बैलेंस सिस्टम में अगर हम लोग बैलेंस सप्लाई का बात करें तो उसमें वोल्टेज का बात करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है और एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस होता है। और अगर हम लोग बैलेंस्ड लोड का बात करते हैं, इन दैट केस जो है वहाँ पे जो लोड करंट फ्लो कर रहा है सारे फेजेज में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस करंट का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट होगा और उन तीनों के बीच में 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन हम लोग जब फॉल्ट का बात की तो फॉल्ट हम लोग का जो था वो सिमेट्रिकल फॉल्ट था और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी था। ओके, देन इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन मैंने बताया था आपको, जो सबसे ज्यादा सीवियर फॉल्ट होता है वो कौन सा फॉल्ट है, एनीबॉडी जस्ट राइट इन द चैट। ओके, जो सबसे सीवियर फॉल्ट है वो कौन सा फॉल्ट है, नो एनीबॉडी, एलएलजी, सिमेट्रिकल फॉल्ट, एलएलजी नहीं, सिमेट्रिकल फॉल्ट है, वेरी गुड। ओके, एल 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 जी लिखे हैं, ओके वेरी गुड। ओके, 4 एल कहाँ लगा दिए सुबह, 5 एल, ओके, यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट का कैलकुलेशन हम लोग इजीली कर लेते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट में होता क्या है ना, जो सबसे ज्यादा सीवियर भी है, अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट है यानी कि तीनों फेज में एक साथ फॉल्ट आ गया, तीनों फेज में एक साथ फॉल्ट आया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग थ्री फेज सिस्टम के साथ सिमेट्रिकल फॉल्ट का कैलकुलेशन जो है इजीली कर लेते हैं बाय कंसीडरिंग द सिस्टम एज ए सिंगल फेज। आपने देखा कि हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बना के जो है हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट का कैलकुलेशन कर रहे थे, देखा आपने नहीं? ओके, तो हम लोग सिंगल फेज यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाए और सिंगल लाइन डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग थ्री फेज शॉर्ट सर्किट का कैलकुलेशन कर लिए नहीं? अब उस सिमेट्रिकल फॉल्ट का कैलकुलेशन करते समय जब हम लोग सिंगल फेज उसको एज्यूम किए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फार्मूला था याद होगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट है हमारा, है ना, ये शॉर्ट सर्किट करंट पर यूनिट में V पर यूनिट डिवाइडेड बाई एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट अप टू द फॉल्ट पॉइंट, ऑल ऑफ यू नो आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे जो एक्स इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे फ्रॉम द जनरेटिंग पॉइंट टू फॉल्ट पॉइंट, ओके, वो हम लोग किसी मेथड से कैलकुलेट कर ले रहे थे। हम लोग यहाँ पे क्योंकि सिंपल सर्किट देखे तो सीरीज पैरेलल मेथड लगा दिए, ओके, बट इसके साथ साथ जो है
हम लोग कोई भी नेटवर्क एनालिसिस यूज करके जो है हम लोग एक्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग नेटवर्क थ्योरम का यूटिलाइज करके, ओके, या केसीएल केवीएल नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक, ओके, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, उसका इस्तेमाल करके जो हम लोग एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट निकाल लेते हैं। बट आगे जाके हम लोग बात करेंगे जो परसेंटेज ऑफ अकरिंग ऑफ फॉल्ट है, यानी कि फॉल्ट को अकर होने का जो परसेंटेज है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट का कितना है, वो सिर्फ पूरे फॉल्ट का मात्र 2% है, सिर्फ 2%। तो बाकी जो आपका फॉल्ट हो रहा है 98%, वो किस तरह का फॉल्ट है, वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। ये अलग सी बात है कि वो 2% फॉल्ट जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है दैट इज वेरी अनसीवियर, ओके, सॉरी, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, वो बहुत ज्यादा सीवियर है। वेरी बोलने की जरूरत नहीं है, सीवियर अपने आप में बहुत ज्यादा होता है ना, वो बहुत ज्यादा सीवियर है, ओके। तो लेकिन इसका होने का परसेंटेज भी कम है, ओके, लेकिन यानी कि जो भी फॉल्ट हो रहा है हमारा वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा है। सिमेट्रिकल फॉल्ट होने के कारण सिर्फ यही हो रहा है, वो ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो वो हर फेज में ज्यादा करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है तो हर फेज में वोल्टेज हो रहा है, वो हर फेज में वोल्टेज जो है आपका आपका क्या हो गया, हर फेज में वोल्टेज पहले से चेंज हो गया, हर फेज में वोल्टेज, हर फेज में करंट पहले से चेंज हो गया, ओके, बट इक्वल अमाउंट में, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉल्ट है। लेकिन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होगा, 98% हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, यानी कि एलजी फॉल्ट, एलएल फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट, ओके। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग प्रॉब्लम नहीं बना सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल नेटवर्क एनालिसिस मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेजर फॉल्ट हो रहा है जो अनसिमेट्रिकल के रूप में है, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के कारण जो है करंट और वोल्टेज जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो अनबैलेंस होने के कारण जो है कोई फेज में कुछ एम्पियर फ्लो करने लगा, किसी फेज में कुछ एम्पियर करंट फ्लो करने लगा। अगर बैलेंस सिस्टम होता, ओके, अगर बैलेंस सिस्टम होता तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, अगर बैलेंस सिस्टम होता इन दैट केस जो है, ओके, इन दैट केस ये देखो बैलेंस A1 A2 A3 है ना, ये बैलेंस सिस्टम है। A1 A2 A3, यहाँ पे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, तीनों का एक्चुअली, तो ये हमारा बैलेंस सिस्टम है। लेकिन अनबैलेंस होने का मतलब क्या हो गया, ओके, अनबैलेंस होने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल, अगर हमारा जो है 3 फेज है हमारा, हाँ, तो 3 फेज है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारा ए, ओके, ये आपका वेक्टर ए यानी कि आपका फेज ए, ओके, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है फेज बी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेज सी। अब देखो तीनों का मैग्नीट्यूड आपका जो है ना ही बराबर है, दिखने में लग रहा है आपको, और ना ही तीनों जो है 120 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा है तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और जब सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो कोई भी सिस्टम अनबैलेंस्ड हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज करंट वो अनबैलेंस हो गया, यानी कि उसका वैल्यू जो है पहले से चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में जो है आप सिंपल नेटवर्क एनालिसिस के द्वारा उसका एनालिसिस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। सिंगल फेज सिस्टम मान के बनाना दैट इज वेरी वेरी टफ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इन दैट केस हम लोग करेंगे क्या कि व्हेन द सर्किट इज नॉट सिमेट्रिकल, when the circuit is not symmetrical as a result of unbalanced load, यानी कि लोड अगर अनबैलेंस है या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया है, then the analysis of such circuit is done by the symmetrical component analysis,
यानी कि हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज करते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड का यूज करते हैं, जो एक बहुत ही यूजफुल मैथमेटिकल टूल्स है। ओके, दैट इज वेरी यूजफुल मैथमेटिकल टूल्स फॉर द प्रोटेक्शन इंजीनियर्स, particularly in the case of tracing the fault current path and their calculation। यानी कि अगर फॉल्ट करंट का पाथ कैलकुलेट करना है, ओके, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैलकुलेट करना है, इन दैट केस जो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस इज द बेस्ट और इम्पोर्टेंट मेथड और टूल्स। ओके, नाउ हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में बात कर चुके। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? ओके, प्रिंसिपल ऑफ द सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड, सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, तो कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इसका? फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड, सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड का फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या? ओके, कि कोई भी अगर अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम है, ओके, कोई भी अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम है, तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं सेट ऑफ थ्री बैलेंस्ड सिस्टम। ओके, यानी कि हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं सेट ऑफ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। यानी कि जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस है दैट इज एप्लीकेबल, ओके, इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। कहीं पे इस तरह का अगर अनबैलेंस सिस्टम हुआ, ओके, ये फेज ए है, हम लोग ए बी सी लिख रहे हैं, आप आई ए आई बी आई सी भी लिख सकते हैं, वी ए वी बी वी सी भी लिख सकते हैं। ओके, अगर कोई भी आपका अनसिमेट्रिकल आपका सिस्टम है जस्ट ड्यू टू द फॉल्ट, ओके, इन दैट केस हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस का यूटिलाइज करेंगे, जहां सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस जो है हमारा, वो आपका जो है रिजॉल्व करता है एक अनसिमेट्रिकल वेक्टर को, या एक ये वेक्टर को तीन सेट, है ना, ओके, तीन सेट ऑफ थ्री फेज बैलेंस्ड सिस्टम। ओके, तो हम लोग थ्री फेज बैलेंस सिस्टम निकालेंगे कैसे? जस्ट सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बात किया। ओके, एंड दिस इज आउट ऑफ सिलेबस लमसम। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं था। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक कंसीडर किए, ओके, थ्री फेज सिस्टम ए बी सी। ओके, ये थ्री फेज अनबैलेंस्ड वेक्टर है, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ये ए बी सी जो है वी ए वी बी वी सी भी हो सकता है, आई ए आई बी आई सी भी हो सकता है, यानी कि करंट के फॉर्म में या वोल्टेज के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। हमने किसी को कैटेगराइज नहीं किया, है ना, कि वो आपका आई ए आई बी आई सी हम लोग जनरलाइज कर लिए, ये हमारा जो है ए बी सी है। इस ए बी सी की जगह पे आप आई ए आई बी आई सी लिख दो, वी ए वी बी वी सी लिख दो, कुछ भी लिख दो। नाउ प्रिंसिपल क्या करता है? इन द सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस each unbalanced vector is resolved into three balanced symmetrical components। यानी कि थ्री सिमेट्रिकल कंपोनेंट में उसको ब्रेक करके हम लोग वहां पे रिजॉल्व करते हैं और उसको प्रॉब्लम बनाते हैं। थ्री सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या है? मैंने आपको इस चीज को एक बार और नाम लिया हूँ। ओके, इस चीज को एक बार और हम लोग पढ़ा रहे थे तो नाम लिए पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज और जीरो फेज। कौन सी टॉपिक में नाम लिए थे? नहीं याद है किसी को? अच्छा, किसी को याद नहीं? तो पढ़ो, नोट्स में लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट मैं बताऊंगा नहीं, बट पढ़ के मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर बताना। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, वेरी गुड राहुल। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट फ्लो करता है, जो आपका ईएमएफ होता है उसके चलते आपका जो है एक सर्कुलेटिंग करंट आ जाता है। ओके, तो मैंने कहा तीन कंपोनेंट, कोई भी अनबैलेंस वेक्टर है, जैसे कि ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर हुआ, ये सी वेक्टर हुआ, इसको तीन कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तीनों को। पहला कंपोनेंट क्या हो गया हमारा? ओके, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। दूसरा हो गया
नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तीसरा हो गया जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। जस्ट सी, okay, that is very simple and very easy, so don't worry. Okay, positive sequence component कहता क्या है? It is a set of three vectors. Of course तीन है हमारा पास, तो तीन वेक्टर का ये सेट है। Okay, which have equal magnitude and displaced by 120 degree with each other. यानी कि एक दूसरे के साथ जो है 120 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस होगा और तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। लेकिन अभी तक इसको पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट भी वही है। इट इज अ सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। निगेटिव भी हुई है और पॉजिटिव भी हुई है ना। अगर अब हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट को देखते हैं और निगेटिव, जब दोनों में डिफिनीशन सेम ही है हमारा, तो क्या डिफरेंस होगा? फिर डिफरेंस उसका जो है फेज सीक्वेंस का। ओके, अगर हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बात करें, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, तो जो हमारा ओरिजिनली अनबैलेंस वेक्टर था, ओके, उसका फेज सीक्वेंस ABC है इस तरह से, जो आपका क्लॉकवाइज में। ओके, तो अगर आपका जो तीन सेट है हमारा, ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और पॉजिटिव में भी थ्री सेट ऑफ वेक्टर्स है, ओके, जिसको हमने यहाँ पे A1 B1 C1 से रिप्लेस किए। ये देखो B1 C1, ओके, ये जो फेज सीक्वेंस ओरिजिनल अनबैलेंस वेक्टर का है, वही सेम फेज सीक्वेंस जो है आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का। यानी कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कहने का मतलब क्या है? नाम ही लिखा हुआ है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। यानी कि ओरिजिनल वेक्टर का जो फेज सीक्वेंस है वही सेम अगर रहा तब पॉजिटिव, अगर उल्टा हो गया तो नेगेटिव, है ना। और बाकी इसका जो है मैग्नीट्यूड mod of A1 equal to mod of B1 equal to mod of C1, है ना। और तीनों के बीच में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। जब ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट है। ओरिजिनली जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट जब बनता है कोई भी सिस्टम हमारा, आगे ये काम भी देगा, जब कोई भी सिस्टम बनता है तो ये इसी तरह का बनता है। ओके, या अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ओके, अगर आप नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट देखेंगे, इन दैट केस जो है ठीक इसका उल्टा। A2, इसका ABC जो है क्लॉकवाइज सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एनीबॉडी टेल मी? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से हो जाएगा। D2 D2, यहाँ पे भी जो है दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल होगा एक्चुअली तीनों के बीच में, और तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दिस वन, ये हो गया आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। ऑलवेज क्यों होगा गुलशन? ये एक एग्जांपल है ना भाई, ऑलवेज ने क्यों कंसीडर कर रहे हैं यहाँ? ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा सिस्टम है जो ऑलवेज लिख दिए? ये तो एक एग्जांपल है, लेटेस्ट कंसीडर एन एग्जांपल। अब मैं इस बार बस ये कह रहा हूँ कि ये इसका फेज सीक्वेंस जैसा हो उससे के जैसा पॉजिटिव होगा और उसका ठीक उल्टा नेगेटिव होगा। ओके, अगर इसका पहले से एंटी क्लॉकवाइज रहता तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज ही रहता और नेगेटिव क्या हो जाता? क्लॉकवाइज। गॉट इट? ओके, तो ये हो गया नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे?
थर्ड कंपोनेंट जो है वो जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट है। ओके, जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट है, ये भी आपका 3 वेक्टर का ही सेट है। इट इज अ सेट ऑफ 3 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट फेज डिस्प्लेसमेंट तीनों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। तीनों के बीच में जो फेज सीक्वेंस होगा, सॉरी फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, 0 डिग्री, ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, और तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे फाइनली जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, ये जीरो फेज सीक्वेंस, ये नेगेटिव फेज सीक्वेंस, ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कोई भी एक वेक्टर को, ये वेक्टर है ए, मैंने बोला उसको 3 बैलेंस्ड सिस्टम में रिजॉल्व करते हैं, यानी कि ए को लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A0, बी हो गया B1 प्लस B2 प्लस B0, सी हो गया C1 प्लस C2 प्लस C0। ओके, ये देखो एक वेक्टर का 3 कंपोनेंट, एक वेक्टर का 3 कंपोनेंट, एक वेक्टर का 3 कंपोनेंट, एक पॉजिटिव कंपोनेंट, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, जिसमें तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है, और तीनों के बीच में एंगल कितना ऑलवेज है, 120 डिग्री। ओके, दूसरा है नेगेटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव को 1 सबस्क्रिप्ट के द्वारा हमेशा शो करते हैं, हमेशा 1 के द्वारा, और निगेटिव को हमेशा 2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिव पे आपका 3 सेट है ना, A2 B2 C2, बट इसका फेज सीक्वेंस जो होगा ओरिजिनल वेक्टर का ठीक उल्टा होगा। ये देखो, ये इसका है ABC इस तरह से क्लॉकवाइज, ये ABC इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया नेगेटिव फेज सीक्वेंस। थर्ड, जीरो फेज सीक्वेंस, यहाँ पे तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, बट तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। अब इस तरह से जो है आप एक वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वेक्टोरियली ऐड किया हुआ है, अब इसको रफली हम लोग देख सकते हैं, देखो। ओके, हम लोग इसको जो है रफली देख सकते हैं ना, इसका यहाँ पे नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, A2 B2 एंड C2, ये खुद से लिया हुआ है अभी, है ना, बट जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आएगा कि इसका फेज डिस्प्लेसमेंट या कैसे होगा। ओके, ये तो हम लोग खुद से भी एज्यूम किए अपनी सुविधा के अनुसार। हम लोग एक रफ आइडिया लेते हैं, ए का 3 कंपोनेंट A1 प्लस A2 प्लस A0, A1 ऊपर है, रफली हम लोग बना लिए ये A1 है। ओके, उसके बाद A2 इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इतना एंगल ऊपर उठ के है, ये A2 है, ये A2 है, और ये A0 सीधा एंगल, ये A0 है, तीनों मिलके क्या आना चाहिए, ये आपको याद होगा वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन, हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं। ओके, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ए वेक्टर हो गया, इसके हेड से बी का टेल रहेगा, बी के टेल हेड से सी का टेल रहेगा, और फिर ए का टेल और सी का हेड मिला देंगे तो ये क्या होगा, एक्स होगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, नहीं, देन ये हमारा जो है, इसी तरह से हम लोग तीनों वेक्टर को आपस में दिखा सकते हैं। यही हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस हुआ, अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ये इंट्रोडक्शन था, है ना। नाउ अब हम लोग जो है यहाँ पे एक टर्म देखते हैं,
जिसको कहते हैं लैम्डा ऑपरेटर। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग आई ऑपरेटर पढ़ते हैं, जे ऑपरेटर पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ पे लैम्डा ऑपरेटर होता है। लैम्डा ऑपरेटर, जे ऑपरेटर समझते हैं? जे ऑपरेटर, एनीबॉडी? जे, जे का मीनिंग क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? टेल मी एनीवन, टेल मी एनीवन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जे इनटू ए? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। बोलो क्या 90 डिग्री? आरती राय बोलिए, क्या 90 डिग्री? सही हो आप, आगे बोलो। हाँ सर हम बोल रहे थे कि सर अगर कोई एक्स एक्सिस पे है तो उससे 90 डिग्री, वो मतलब अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे है 0 डिग्री पे, 0 पे है और उसका 90 डिग्री होगा, उसका जे ए होता है उसका वेक्टर। 90 डिग्री किधर आरती? दोनों तरफ ना? नो सर, ये होगा पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सिंपल, जीरो पे ही क्यों है ना? अगर कोई भी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई वेक्टर ए है किसी भी डायरेक्शन में, दैट डजंट मैटर, इससे अगर जे मल्टीप्लाई है तो इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोटेट करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा? जे ए, यही है ना? अगर आपको माइनस सर जे दिया हुआ है, ओके थैंक यू, अगर माइनस जे दिया हुआ है इसको क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो माइनस जे मिलेगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, समझ के दिस इज द जे ऑपरेटर। समझ रहे हैं ना सब? बोलो यस। ओके, ओके नहीं सर, थैंक यू। नाउ अब उसी तरह का हमारा यहाँ पे है लैम्डा ऑपरेटर। जे ऑपरेटर यानी कि 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसी तरह लैम्डा ऑपरेटर जो है वो कहता है 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, 120 डिग्री इन एंटी, बस लैम्डा का इंपॉर्टेंस इतना ही है। लैम्डा यानी कि अगर हम लोग ए में, अगर इस ए में जो है ये ए वेक्टर है, इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होके ये लैम्डा ए हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग जे स्क्वायर करते हैं यानी कि ये -1, जे स्क्वायर इक्वल टू -1, ऑल ऑफ यू नो, है ना? तो जे इक्वल टू -1 बाई जे। ओके, जे इक्वल टू -1 बाई जे। तो यहाँ पे ये जे स्क्वायर का कुछ मैथमेटिकल फार्मूला है, उसी तरह लैम्डा का भी कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसको आपको याद रखना है। इसको आप सोचो हम इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? जे, जे ऑपरेटर अगर आप किसी भी वेक्टर में जे से मल्टीप्लाई कर दिए, या if any vector is rotated by an angle of 90 degree in anti-clockwise direction, then the given vector must be multiplied by j। ये है ना जे ऑपरेटर? ओके, ये करा है और जे ऑपरेटर। ठीक उसी तरह if any vector is rotated by an angle of 120 degree in anti-clockwise direction, then the given vector must be multiplied by what? लैम्डा। ओके, वो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, लैम्डा नहीं होता, लैम्डा होता है, LMBDA। ओके, मैं लिखने में मिस्टेक हो सकता है, डोंट वरी, मे बी यू नो। ओके, नाउ वी सी, तो लैम्डा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी तरह अगर कोई वेक्टर को 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपको लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस जे मल्टीप्लाई करते थे, ओके, बट वहां पे लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा। बेसिक डिफरेंस यही है। नाउ यानी कि हम लोग एक लैम्डा को अगर लिखना चाहें, सिंपल लैम्डा अगर हम लोग लिखना चाहें तो लैम्डा मतलब 1 एंगल 120 डिग्री। ओके, यानी कि जैसे आप ए लिखते हैं, ओके, ए में ये आपका कुछ भी है,
ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंगल थीटा सपोज। ओके, थीटा कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ये इस तरह से रहेगा, या थीटा कुछ एंगल होगा तो ये हो जाएगा, ये है ना ये। ओके, अब इसमें अगर लैम्डा ई मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया। ओके, और एंगल थीटा प्लस 120 डिग्री, यानी कि ये 120 डिग्री से रोटेट कर दिया, यही कर रहा है ये। गॉट इट, इसका मीनिंग यही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लैम्डा का बात कर रहे हैं, है ना। लैम्डा का बात कर रहे हैं कि कोई वेक्टर में अगर कोई वेक्टर को अगर 120 डिग्री से रोटेट करना है, इन दैट केस जो है 120 डिग्री से रोटेट करने के बाद, है ना, 120 डिग्री से रोटेट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका वेक्टर मिल रहा है उसको हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 120 डिग्री से वो रोटेट कर जाएगा। दैट्स सो सिंपल। ओके, नाउ अब लैम्डा, अब ये देखो, ये ए है, A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ओके, इन दोनों का, तीनों का तो मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है ना भाई, मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। ओके, तो मैग्नीट्यूड बराबर है। अब A1 को C1 की जगह पे लाना है, तो ये अगर 120 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो C1 मिल जाएगा। टेल मी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। ओके, तो C1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा A1, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। B1 को, ये क्लॉकवाइज है, तो B1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर A1। टेल मी, ये फार्मूला है आपका, याद रखना होगा, लिख सकते हैं। ओके, उसी तरह ये A2 है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो B2 को लिख सकते हैं लैम्डा A2 और C2 को लैम्डा स्क्वायर A2 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं, दैट इज सो सिंपल, है ना। नाउ ये हम लोग यहाँ पे लैम्डा इस तरह से लिख दिए। लैम्डा का फिजिकल सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस अगर हम लोग बात करें, ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है A1 है, तो B1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर A1 और C1 इक्वल टू लैम्डा A1। बट यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई है कि जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया हूँ वो तब पॉसिबल है जब आपका फेज सीक्वेंस जो है क्लॉकवाइज में दिया हुआ हो। आप सोचो, अगर ओरिजिनल वेक्टर का जो है एंटी क्लॉकवाइज होता तब तो ये B1 हो जाता ना, और ये C1 हो जाता। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मतलब हार्ट, ओरिजिनल वेक्टर का जो फेज सीक्वेंस है सेम फेज सीक्वेंस होना। तो सेम फेज सीक्वेंस यानी कि आपका ये, अगर यहाँ पे जो है जो ओरिजिनल वेक्टर है ये इस तरह से दिया हुआ है ABC, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला अभी बना रहे हैं, याद रखेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे हैं वो हम लोग क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस मान के बना रहे हैं। ओके, यानी कि अगर आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते, है ना, A1 इक्वल टू, अगर कुछ दिया हुआ है तो B1 इक्वल टू दिस और C1 इक्वल टू दिस। ओके, यानी कि ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि कोई वेक्टर को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है ना। ये हमारा B1 था और ये C1, और तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर। ये A2 B2 C2 ये भी हमारा बराबर है मैग्नीट्यूड, और ये 0 का तो आपस में मैग्नीट्यूड बराबर ही है, और एंगल तीनों के बीच में क्या है, 0 डिग्री। गॉट इट। नाउ अब हम यहाँ पे लैम्डा के बारे में अब देखो। लैम्डा, ये लैम्डा क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है ना, और एंगल लैम्डा का कितना है
ओके, एंगल एंगल कितना है लैम्डा का, वो 120 डिग्री। ओके, अब सोचो इसको लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 e⁻j 120 डिग्री लिख सकते हैं। टेल मी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यूलर फॉर्म लिख सकते हैं। e⁻j थीटा है ना, तो हम ये लिख सकते हैं 1 cos 120 डिग्री प्लस j sin 120 डिग्री लिख सकते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट का है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने इसको ब्रेक कर दिए, अब इसका वैल्यू लिख दो -1/2 cos 120 प्लस j√3/2। ये देखो रेक्टेंगुलर वैल्यू हो गया, -1/2 प्लस j√3/2, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हुआ। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं -0.5 प्लस j0.866। ये एक लैम्डा का वैल्यू होगा। ओके, लैम्डा को ओरिजिनल वेक्टर के फेज सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। लैम्डा इज द इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, गॉट इट, दिस इज द लैम्डा। अब अगर हम लोग लैम्डा स्क्वायर निकालना चाहें तो लैम्डा स्क्वायर यानी कि लैम्डा इंटू लैम्डा नहीं, या अगर हम यहीं पे लैम्डा स्क्वायर निकालना चाहते तो लैम्डा स्क्वायर मतलब माइनस माइनस में ना, लैम्डा स्क्वायर मतलब 1 माइनस 120 डिग्री नहीं, बोलो। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, तो cos ऑफ -120 क्या हो जाएगा, cos 120, और साइन ऑफ -120 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 120। तो ये आपका यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ जाता है, ये लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक, लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। टेल मी, एक सेकंड, चलो ओके, हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इंटू लैम्डा लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। लैम्डा है हमारा 1 एंगल 120 डिग्री इंटू 1 एंगल 120 डिग्री लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर को हम लोग दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज या 240 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, बोथ आर सेम, टेल मी, कर सकते हैं नहीं। लैम्डा स्क्वायर लिखो भाई, कोई लैम्डा स्क्वायर 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज या 240 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तुमको नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ओके, नाउ तो यहाँ पे इसको 1 एंगल 240 डिग्री में लिख सकते हो, या इसको 1 एंगल -120 डिग्री में लिख सकते हो। आई थिंक नो प्रॉब्लम। फाइनली जो आपके पास आ रहा है लैम्डा ऑपरेटर के रूप में, वो क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री इक्वल टू -1/2 j√3/2 या -0.5 प्लस j 0.866। लैम्डा स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 एंगल 240 डिग्री या 1 एंगल -120 डिग्री, यानी कि -1/2 j√3/2 या -0.5 j 0.866। ओके, दिस वन, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब सोचो लैम्डा कंजुगेट,
कंजुगेट समझते हैं ना, जेड इक्वल टू ए प्लस बी जे, तो जेड कंजुगेट इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी जेड। ओके, तो लैम्डा कंजुगेट लिख सकते हो, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से -1/2 माइनस जे √3/2 लिख सकते हैं। और ये क्या है एक्चुअली, ये लैम्डा स्क्वायर, यानी कि लैम्डा का कंजुगेट क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर। साथ साथ लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो इसका कंजुगेट लिख सकते हैं -1/2 प्लस जे √3/2 लिख सकते हैं, आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये हमारा एक्चुअली क्या है, लैम्डा, यानी कि लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर जो है वो दोनों एक दूसरे का क्या है, टेल मी, दोनों एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है ना। लैम्डा का भी कंजुगेट लैम्डा स्क्वायर का भी कंजुगेट लैम्डा। ओके, ऐसे बहुत कम फैक्टर होता है, आपने पढ़ा होगा। ओके, एक बार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है आपने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैथमेटिक्स में, सेम थिंग से ये वही लैम्डा है बस, और कोई नहीं है, सेम। अब अगर आप लैम्डा क्यूब निकालते हैं, लैम्डा क्यूब यानी कि लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा। ओके, या आप लैम्डा का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो 1 e to power j 120 डिग्री होल क्यूब 1 e to power j 360 डिग्री लिख सकते हैं। टेल मी सर लैम्डा का कंजुगेट नहीं समझ आया, उसको फिर से बताइए। जी, देखो बाबू, लैम्डा ये है, लैम्डा ये कंजुगेट मतलब क्या होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट चेंज होना, रियल पार्ट सेम रहता है ना। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे +3√3/2 है, तो जब कंजुगेट करें तो क्या हो जाएगा, -j√3/2 हो जाएगा। तो -j√3/2 ये किसका वैल्यू है, लैम्डा स्क्वायर का है, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, लैम्डा कंजुगेट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, समझ गए, वेरी गुड। ओके, नाउ ये 1 e to power j 360 डिग्री हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 360 प्लस j sin 360। sin 360 के वैल्यू 0 और cos 360 के वैल्यू कितना, 1 है ना। यानी कि आप जो है यहाँ पे लैम्डा क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं 1। ओके, यानी कि 1 प्लस j 0, यानी कि 1 एंगल 360 डिग्री, यानी कि 1 e to power j 360 डिग्री या 0 डिग्री, यानी कि 1 एंगल 0 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, सारा सेम है। टेल मी लिख सकते हैं ना, याद रहना चाहिए जो भी हम लैम्डा बता रहे हैं, आपके नोट्स में लिखा वो होगा स्टार मार्क्स इन सीटीएम, सो डोंट वरी। ओके, नाउ लैम्डा 4 इक्वल टू लैम्डा क्यूब इंटू लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब का वैल्यू 1, यानी कि लैम्डा 4 इक्वल टू व्हाट, लैम्डा है ना। लैम्डा 5 इक्वल टू लैम्डा क्यूब इंटू लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 6। ओके, लैम्डा 6 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, अभी ज्वाइन करना चाहिए। ओके, नाउ लैम्डा 6 इक्वल टू लैम्डा क्यूब इंटू लैम्डा क्यूब इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम लोग। फिर लैम्डा 7 आ जाओ, लैम्डा 7 इक्वल टू लैम्डा 4 इंटू लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब 1 लैम्डा 4 इक्वल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा लिख सकते हैं। उसी तरह लैम्डा 8 इक्वल टू लैम्डा 5 इंटू लैम्डा क्यूब, लैम्डा 5 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब 1 लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह लैम्डा 9 लैम्डा क्यूब होल स्क्वायर या लैम्डा क्यूब इंटू लैम्डा 6, लैम्डा 6 का वैल्यू 1 लैम्डा क्यूब का वैल्यू 1, दिस वन। यानी कि लैम्डा का जो पावर हो ये अगर 3n + 1 हो, इसका वैल्यू ऑलवेज लैम्डा है ना, वेयर n इक्वल टू 0 to
n। ओके, कोई नंबर हो सकता है। ओके, लैम्डा का पावर जो है 3n+2 हो। ओके, या 3n-1 भी लिख सकते हो, -1 ही लिख दो, लेकिन यहाँ पे n जो है 0 नहीं होगा फिर। ओके, वो 1 से होगा, तो हम लोग 3n+2 ही लिख देते हैं। 3n+2 n = 0, लैम्डा स्क्वायर n = 1, लैम्डा 5 n = 3, n = 2, लैम्डा 8, इसका वैल्यू ऑलवेज लैम्डा स्क्वायर एंड 3n = 1। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम। ये आपके नोट्स में शायद नहीं लिखा हुआ ये तीनों। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे 1 + λ² = 1 + लैम्डा का वैल्यू -1/2 + j√3/2। ओके, लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू -1/2 - j√3/2। ये कैंसिल, -½ -1 और ये 1, ये क्या हो गया? 0। ये सब काम देगा, बट डोंट वरी, याद हो जाएगा, है ना। यानी कि 1 + लैम्डा + λ² = व्हाट? 0। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, A = A1 + A2 + A0। ओके, नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो ना निकालेंगे हम, है ना। ओके, B = B1 + B2 + B0। ओके, नाउ B1 याद रखिएगा ऑलवेज, है ना। हम लोग यहाँ पे फार्मूला जो है क्लॉकवाइज में बनाए। ओके, और लैम्डा जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है तब हमारा जो होता है लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है। मतलब कोई वेक्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज में 120 डिग्री घूमता है तब लैम्डा से, और क्लॉकवाइज में घूमता है तो, याद रखने का ढंग बता रहे हैं हम, है ना। अगर क्लॉकवाइज में घूमता है तो लैम्डा स्क्वायर, और एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो लैम्डा। तो अगर फेज सीक्वेंस आपका क्लॉकवाइज हमने माना है तो एबीसी हमारा फेज सीक्वेंस होगा। एबीसी फेज सीक्वेंस होगा तो यानी कि अगर A1 आपका दिया हुआ है तो B1 = क्या होगा? B1 = लैम्डा स्क्वायर A1 होगा। टेल मी। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर A1। अब ये नेगेटिव, इसका ठीक उल्टा, है ना, ठीक उल्टा, ये लैम्डा A2 होगा। अगर यहाँ B1 लैम्डा स्क्वायर हो रहा है तो B2 लैम्डा A2, और ये A0 लिख सकते हैं हम इसको। B = अब C = C1 + C2 + C0। अगर आपने B1 लैम्डा स्क्वायर A1 लिखा है तो C1 क्या होगा बता रहा हूँ। C1 आपका लैम्डा A1 होगा, सेम चीज। ओके, और C2 हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर A2, और ये A0। ये देखो फिर से तीनों जो है आपस में ये बराबर है, 0 फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। इससे सब सहमत हैं? सहमत है? ओके। A1 B1 C1 जो है ओरिजिनल वेक्टर की फेज सीक्वेंस की जैसा, यानी कि क्लॉकवाइज। ओके, अब इससे क्लॉकवाइज रोटेट किए तो लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो
लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख दीजिए b1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर a1, c1 इक्वल टू लैम्डा a1। ओके, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ठीक उल्टा। ये अगर a2 है तो ये b2 और ये c2, तो ये अब ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, तो ये लैम्डा स्क्वायर a2 और ये लैम्डा a2। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं ना, यानी कि आपका 3 इक्वेशन मिल गया। ओके, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ओके, सी ओरिजिनल ये था हमारा। ओके, ए बी सी 3 वेक्टर था हमारा। सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस यही कर रहा था। सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस कर रहा था ओके कि कोई वेक्टर को आप 3 सेट, एक ऐसा 3 सेट वेक्टर का होना चाहिए जो तीनों आपस में जो है एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकल हो। तो 3 वेक्टर में ब्रेक किए a1 a2 a0, a1 a1 a2 a2 और a0 a0। अगर इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, याद करने का बारी आ गया। अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे a1 a2 a0, ओके, ये निकाल रहे हम लोग 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1। ये मैट्रिक्स फॉर्म है, देखो सही है। ए लिख रहे हैं ओके, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। ओके, बी सेकेंड रो, ओके सेकेंड रो ये कॉलम, सी थर्ड रो ये कॉलम। देखो d इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस a0। ओके, यही लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू मेमोराइज। तो ये हमारा क्या निकला? ओके, एक अनसिमेट्रिकल वेक्टर जो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रूप में निकला। लेकिन आपका जो है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वेक्टर तो दिया हुआ ही रहेगा, है ना। अनसिमेट्रिकल वेक्टर तो आपका एग्जाम में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट आप निकालेंगे कैसे? तो उल्टा हो गया, है ना। इसको सीधा करना होगा। ओके, सीधा करना होगा यानी कि a1 a2 a0 को जो है abc के टर्म में निकालना होगा। ओके, abc के टर्म में निकालना होगा यानी कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट को आपको अनसिमेट्रिकल वेक्टर के रूप में लिखना होगा। गॉट इट? तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट को अनसिमेट्रिकल वेक्टर के रूप में लिखना यानी कि हम लोग a1 a2 a0 को abc के टर्म में लिखना। अभी जो आया आपका अनसिमेट्रिकल वेक्टर जो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट में आ गया। सब है नोट्स में। दिमाग कहाँ चलते रहता है, समझिए ना भाई। नोट्स में सब चीज A to Z चीज। नीरज सर की खासियत यही है, जो पढ़ाते हो आपके नोट्स में है, तो डोंट वरी। ओके, नाउ अब हम लोग a1 a2 a0 देख रहे हैं। a1 a2 a0 निकालना है, a1 a2 a0 सॉरी। अब देखो a1 निकालना है पहले। तो इस a1 को निकालने के लिए इसको a1 इंडिपेंडेंट करना होगा। इससे आप ये a1 है, इसको a1 बनाने के लिए अगर इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे, ओके, तो लैम्डा क्यूब 1 हो जाएगा। बोलो, इस इक्वेशन को जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो लैम्डा क्यूब 1, इसको जो है लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया a, ओके, प्लस लैम्डा b प्लस लैम्डा स्क्वायर c इक्वल टू, ये तो लैम्डा हो गया तीनों, सॉरी 1 हो गया तीनों। इसको लिख सकते हैं 3a1। टेल मी, इन तीनों को जोड़ो। यहाँ भी आप लैम्डा से मल्टीप्लाई किए, यहाँ लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, सारा लिख दिए। तो a2 कॉमन हो गया, 1 लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर कितना? लैम्डा 4। क्या किए सर? कुछ नहीं, देखो ना, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है। हम लोग को a1 a2 a0 निकालना है। किसके टर्म में? a b c के टर्म में निकालना है। ओके, तो ये मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। ओके,
अब A1 को निकालना है, हम लोग A1 का सारा कोएफिशिएंट हम लोग लैम्डा से इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, तब तो A1 निकाल पाएंगे ना। ओके, तो हम लोग क्या किए, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए इस इक्वेशन में, तब लैम्डा क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, और इस इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो ये लैम्डा क्यू हो गया 1। सिर्फ A1 को देखना है, समझ आ रहा है रोहित? आगे बढ़ू। ओके रोहित, ओके, तो a प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा स्क्वायर सी, ये 1 प्लस 1 लैम्डा 4, सॉरी लैम्डा क्यू, ये भी 1, तो 3a1, ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा 4, लैम्डा 4 को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, ये a2 प्लस 1 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर ए नॉट। देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 0 है, 0 0 है, टेल मी नहीं भाई, देन A1 इक्वल टू 1/3 A प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा स्क्वायर सी लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं। अब सिमिलरली जो है A2 को निकालना है ना, A2 को निकालना है, तो A2 तो यहाँ है ही, इस A2 के कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो इसमें लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर से, और इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा से, यहाँ सारी जगह लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ सारी जगह लैम्डा से कट दे, टेल मी। अब देखो ये क्या आ गया, A प्लस लैम्डा स्क्वायर बी प्लस लैम्डा सी, यहाँ देखो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर कितना, लैम्डा 4, लैम्डा 4 इक्वल टू कितना, लैम्डा, और ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस A1, ये 1 1 1, 1 प्लस 1 A2, ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा ए नॉट, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, ये 3 इधर चला आया, यानी कि A2 इक्वल टू 1/3 A प्लस लैम्डा स्क्वायर बी प्लस लैम्डा सी लिख सकते हैं, टेल मी। ओके, अब A नॉट को, A नॉट तो 1 है ही, इसको डायरेक्टली जोड़ दो, यानी कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, A1 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, A2, और ये तीनों जोड़ के 3A नॉट, ये 0 ये 0, यानी कि A नॉट इक्वल टू 1/3 A प्लस बी प्लस सी। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। अब आपके पास जो है, आप इस इक्वेशन में याद रखो इसको, या इस इक्वेशन में याद रखो, ये आपका जो है अनसिमेट्रिकल इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट है। अब ये भी इक्वेशन आ गया सिमेट्रिकल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ अनसिमेट्रिकल वेक्टर, आप इस तरह से याद रखो, या मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखिए, याद रखेंगे पॉजिटिव को पहले 1/3 तीनों में कॉमन, 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 1 1 A B C लिख सकते हैं, टेल मी, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, ना, हम लोग जो है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, है ना, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास।